Hello students, welcome to class 10th, and as you know that we are continuing our chapter number 2 भारत में राष्ट्रवाद। हम ये जो चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों, तो बच्चों देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन आज का। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह से जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, बड़ा ही दुखद हत्याकांड था ये। तो इससे जो लोग थे वो काफ़ी भड़क गए थे, और भड़कने के कारण क्या हो गया था कि उन्होंने जो अंग्रेज़ों को प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया था, जैसे सरकारी इमारतों को आग लगाना, या जो है अधिकारी थे सरकारी अधिकारी, जैसे अंग्रेज़ अधिकारी थे उनकी हत्या करना, या बम वगैरह फेंकना कहीं कहीं पर। तो ये सब जो चल रहा था, तो इससे क्या हुआ था मैंने आपको अभी हमारी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इससे जो महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह आंदोलन है उसको वापस ले लिया था, और वो नाराज़ हो गए थे इस वजह से कि भाई मतलब अंग्रेज़ों ने जो है हिंसा का जो पथ अपना रखा है वो अपनाने दो। हम सत्याग्रह के माध्यम से और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम अपने देश को जो है आज़ाद करवाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की घोषणा की कि हम असहयोग के माध्यम से हम मतलब अपने स्वराज को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस आंदोलन के माध्यम से इन्होंने देखिए क्या क्या जो है गतिविधियां हुई थी। गांधी जी ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वो हिंद स्वराज जो उन्होंने 1909 में जो प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। तो देखिए ये जो बात है ये बिल्कुल एकदम सत्य है, क्योंकि देखिए जब प्रारंभ में भारत जो अंग्रेज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, तो यदि उसी समय उन्हें रोक दिया जाता तो शायद मतलब इतने लंबे समय तक वो भारत पर शासन नहीं करते। तो गांधी जी की जो ये बात थी कि भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिशों ने इतने लंबे समय तक शासन किया। तो इसके बाद देखिए यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था, और अगर जो है भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही जो ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। कि भाई अगर जो है भारतीयों ने सपोर्ट कर रखा है, अगर भारतीय जो है अपना सहयोग वापस ले लें और तो ये 1 वर्ष के भीतर ही यहाँ से मतलब चले जाएंगे, और जो है देश में जो है वो स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, और इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी ने पूरे भारतीयों को एक साथ लाना जो है चाहते थे। इसके लिए हिंदू मुसलमानों को एक करना बहुत ज़रूरी था। देखिए ये बात सत्य है कि यदि कोई संस्था है या आप घर परिवार को भी देखते हैं, यदि सभी में एकजुटता है तो वही परिवार या वही संस्था विकास करती है। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि यदि भारत में ही जो है मतभेद होंगे, आपसी धर्म जाति के आधार पर मतभेद रहेंगे, लोग आपस में एकजुट नहीं होंगे, तो देश को आज़ाद कौन करवाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले इन्हें लगा कि यदि हिंदू और मुसलमान जो एकता हो जाए और दोनों ही एकजुट हो जाएं तो भारत को आज़ाद करवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली से मिल करके, और उस समय जो मुस्लिम लीग थी ये एक राजनीतिक जो है जो मुसलमानों के जो जवान राजनीतिक नेता थे, ये नौजवान जो थे युवक थे ये, और इन्होंने जो है मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कर रखी थी, और ये एक अलग मुसलमानों की अलग पार्टी थी। तो गांधी जी ने जो है इनसे सहयोग मांगा कि यदि दोनों पार्टियां एक हो जाएं तो भारत को आज़ाद करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। महात्मा गांधी ने उनसे असहयोग आंदोलन के बारे में बात की, और उनको मुसलमानों का जो है सहयोग भी मिला हुआ था।
देखिए सभी मुसलमान जो हैं मुस्लिम नेताओं को उन्होंने अपना सहयोग दे रखा था। तो गांधी जी को लगा कि यदि उन्होंने सहयोग दे दिया तो मुस्लिम और हिंदू एकता जो है संभव हो सकती है। तो इस वजह से जो है उन्होंने उनसे बातें की। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का भी जो है बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए जो है इस असहयोग आंदोलन को जो है खिलाफत आंदोलन का नाम भी दिया गया था। तो देखिए खिलाफत शब्द से ही आप को क्लियर हो जाता है। खिलाफत मतलब किसी की बात को ना मानना, यानी खिलाफत कर देना, यानी उसके अगेंस्ट हो जाना। और असहयोग का भी मतलब यही है कि किसी को हम सहयोग ना करें, सपोर्ट ना करें। और तो देखिए जो ये असहयोग आंदोलन था इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था, इस वजह से इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आंदोलन के भीतर अलग अलग जो है धाराएं। अब ये देखिए इसमें यानी ये जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, इसका जो समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और मतलब लोगों के विचारों पर कैसा प्रभाव पड़ा, ये देखिए। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मिल करके जो है असहयोग या जिसको हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं उनकी शुरुआत की। अनेक जो है सामाजिक समूहों ने भाग लिया और सभी की एक ही मांग थी कि स्वराज, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, भारत पर जो है हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारा जो देश है वो आज़ाद होना चाहिए। स्वराज का जो मुख्य लक्ष्य था वो था स्वतंत्रता, यानी कि भारत को आज़ाद करवाने का जो लक्ष्य था, इन सभी का एक ही लक्ष्य था कि भारत को आज़ाद करवाना है, पूर्ण स्वराज हासिल करना है। परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसके अलग अलग जो है अर्थ समझने लगे। इसको देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अलग अलग जो समझने लगे इसका अर्थ क्या है, देखिए आपको पता भी होगा कि जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पहले ही, आज़ाद होने से पहले ही मुसलमानों ने भी जो है अपने अलग अलग देश की मांग कर ली थी। तो देखिए जो उन्होंने ये जो अलग अलग जो क्षेत्र के लोग थे, मतलब इन्होंने असहयोग आंदोलन से अलग अलग इच्छाएं इनके अंदर उत्पन्न हो गई थी। तो देखिए इसका जो परिणाम है वो आपने पाकिस्तान के रूप में देख ही लिया होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी ने आज़ादी से पहले ही एक अलग जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो भारत है वो क्या है, वो मतलब हिंदू देश है एक, और हिंदुओं की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। यदि कल को भारत आज़ाद भी हो जाता है, उसे पूर्ण स्वराज मिल भी जाता है, तो वहाँ पर जो है उनकी स्थिति दयनीय रहेगी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक है, इनकी संख्या बहुत कम है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी जहाँ पर केवल मुसलमान ही लोग रहेंगे और जो है उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनके जो है अधिकार सुरक्षित रहेंगे वहाँ पर। तो देखिए इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने स्वराज का जो है अलग अलग मतलब निकाल रखा था। इसके बाद देखिए हमारा जो इससे अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है जैसे शहरों में आंदोलन। देखिए मतलब ये हमारा पॉइंट है कि किस तरह से मतलब ये जो आंदोलन था किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में या मतलब आसपास के क्षेत्रों में किस तरह से ये आंदोलन फैला और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आप अब इस पॉइंट में देखेंगे। देखिए हज़ारों जो विद्यार्थी थे, हज़ारों की संख्या में जो विद्यार्थी थे, उन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, यानी शिक्षा ग्रहण करना उन्होंने स्कूलों का जो है परित्याग कर दिया। बहुत से स्कूलों के जो शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, जो भारतीय थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और जो कोर्ट वगैरह में जो वकील वगैरह थे, जो मुकदमा लड़ने वाले थे, उन्होंने जो है अपनी वकालत से त्यागपत्र दे दिया। वकालत यानी वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया और विदेशी सामानों को ख़रीदना व प्रयोग करना बंद कर दिया। विदेशी सामान में जैसे कपड़ा है, विदेशी कपड़ों को उन्होंने जला दिया। तो इन सब कारणों से जो आंदोलन है बहुत ही ज़्यादा जो है इस आंदोलन को सफलता मिलती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। देखिए आप
इन बातों से समझ ही गए होंगे कि उस समय जो हमारा देश था, आपको एक तो पता है कि भाई हमारा देश गुलाम था और जो सारी जो शक्तियाँ थी वो अंग्रेज़ों के अधीन थी। तो जो आंदोलन भारतीयों ने छेड़ रखा था, भारतीयों ने अपने स्वराज के लिए, अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन चला रखा था, वो आंदोलन जो है काफ़ी लंबे समय तक चल नहीं पाया। उसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था कि खादी कपड़ा जो था महंगा था, इसीलिए उन्होंने विदेशी सामान खरीदना प्रारंभ कर दिया। देखिए, जो हमारी कुछ बेसिक नीड होती हैं, जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब चीज़ें जो हैं गरीब से गरीब व्यक्ति को चाहिए होता है। तो देखिए, जब प्रारंभ हुआ हमारा ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो उस समय तो भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके, मतलब आगे बढ़ करके ये सहयोग किया इस आंदोलन में। लेकिन देखिए स्थिति कैसी थी, उस समय भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। और जो लोग थे, यदि मान लीजिए अगर रोज़गार ही छूट जाएगा तो लोग अपनी जो है आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। खाने पीने की भी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी प्राथमिक ज़रूरतें भी होती हैं, तो उन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा बिना पैसों से। तो क्या हुआ कि जो कपड़ा था, जो खादी कपड़ा था, क्योंकि वो हाथ से बनता था तो काफ़ी महंगा था। लेकिन जो अंग्रेज़ जो कपड़े का आयात करते थे विदेशों से, जो तैयार करके, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और उद्योगों में जो कपड़ा तैयार किया जाता था ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ जो है तैयार किया जाता था, इस वजह से, और ये सस्ता भी होता था। तो जो खादी को ख़रीद पाना भारतीयों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, पुनः जो है विदेशी सामान को ख़रीदना प्रारंभ कर दिया। जैसे कपड़े वगैरह हैं, ये इन्होंने जो है ख़रीदने प्रारंभ कर दिए थे। वैकल्पिक संस्थानों की जो है स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। वैकल्पिक जो है संसाधनों की, जो वैकल्पिक, यानी कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक चीज़ है, हम अगर इस किसी चीज़ से के बिना अगर हम काम चलाते हैं तो इसका विकल्प दूसरा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें प्यास लगी है, अगर पानी नहीं है तो हम अगर जूस पी लें तो शायद तभी भी हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो ये विकल्प होता है, ठीक है ना। यदि हमें भूख लगी है, अगर हमारे पास रोटी नहीं है तो हम ब्रेड वगैरह या फ्रूट वगैरह खा लें तो उससे भी हमारी जो भूख है वो दब जाएगी। तो ऐसे विकल्पों की जो है स्थापना भी हमारे देश में नहीं हुई थी। और ये विकास जो ऐसे विकल्पों की जो ये संसाधन है, ये इनकी स्थापना जो है अभी नहीं थी देश में, और ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इस वजह से जो है क्या हुआ, विद्यार्थी और जो शिक्षक थे, क्योंकि इन्हें रोज़मर्रा की अपनी खुद की कोई आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक व्यक्ति की, तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने जो है दोबारा से स्कूलों को जाना और ऑफिस जो है कार्यालयों को जाना शुरू कर दिया। और वकील भी क्या करते थे, दोबारा जो है सरकारी अदालतों में वो दिखने लगे। उन्होंने भी जो है अपने काम को दोबारा से जो है काम पर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में जो है विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे विद्रोह पहुंचा। ये देखिए, भारत में ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती का काम करते थे और ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मज़दूरों को बेगारी का जो है नियम, उसकी पालना करनी पड़ती थी। यानी कि ब्रिटिश शासन ने जो भारतीय किसानों और मज़दूरों पर बेगारी भी लागू कर रखी थी। बेगारी व्यवस्था में क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे या बड़े बड़े किसान होते थे, इनको जो है छोटे किसानों से और मज़दूरों से बिना पैसे दिए काम लेने का जो है अधिकार था। तो ये एक बहुत बड़ा अत्याचार इनके साथ हो रहा था। तो इसके एवज में अवध के जो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिल करके जो है किसानों का नेतृत्व किया और अवध किसान सभा का गठन किया। और उन्होंने क्या मांगे की, कुछ मांगे जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। तो पहली मांग थी कि बेगार व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, यानी कि जो भी काम लिया जाए उसके बदले में उन्हें वेतन दिया जाए, फ्री में उनसे काम ना करवाया जाए। उन्होंने क्या मांग की कि लगान कम कर दिया जाए, यानी कि प्राकृतिक प्रकोप से जो प्रभावित किसान होते हैं, कई बार जो है लगान देने की हालत में होते हैं, कई बार नहीं होते, तो उनके लगान को भी कम किया जाए। साथ में जो दमनकारी ज़मींदारों का जो सामाजिक बहिष्कार किया जाए, यानी कि जो ज़मींदार
दमनकारी नीति अपनाते थे, यानी किसानों पर अत्याचार करते थे, उनसे अत्यधिक काम लेते थे, उन्हें मतलब उन पर किसी भी प्रकार का जैसे मतलब अत्याचार करते थे। तो ये सब ऐसे किसानों का या ऐसे ज़मींदारों का बहिष्कार कर दिया जाए समाज के द्वारा, उन्हें जो है पनिशमेंट दी जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। तो इस तरह की जो उनकी कुछ जो मांगे थी, जो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के सामने रखी थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे बच्चों, और आपने जो है ये वीडियो बार बार देखनी है, साथ में जो है NCERT बुक को भी रीड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।